नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस 8 3.4 के रिलेटेड सॉल्व्ड एग्जांपल्स को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम आ जाते हैं हमारी टेक्स्ट बुक में। देखो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रहने वाला है, तो वो रहने वाला है प्यारे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अब हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, एपी का एप्लीकेशन देखने वाले हैं, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है एपी की मदद से। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे। तो आपको आ जाना है पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पे आएंगे, पेज नंबर 73 पे आप आ जाइएगा। यहीं पर ये सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, ठीक है। तो पिछले सारे फॉर्मूले आपके क्लियर है ना। चलो एक बार मैं एक काम करती हूँ, पहले फॉर्मूले रिवाइज करवा देती हूँ। क्या क्या मैंने बताया है। एक तो बच्चों मैंने आपको टी एन का फॉर्मूला दिया था, टी एन विच इज इक्वल टू क्या होता है भैया, तो ये होता है हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हाँ ये होता है, यानी कि nth टर्म अगर हमें निकालना होता है तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमें सम ऑफ एन टर्म्स चाहिए तो फिर क्या करने का, एस एन विच इज इक्वल टू एन बाई 2 लिखना है, ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है बच्चों 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और एस एन का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, जब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिए हो तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, T1 प्लस टी एन का, ठीक है। T1 मतलब फर्स्ट टर्म होता है, Tn यानी क्या होता है बच्चों, लास्ट टर्म होता है, ठीक है। क्लियर, हाँ जी हाँ क्लियर। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो पहला सवाल पढ़ेंगे बड़े प्यार से। देखने में काफी बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन मैं बताती हूँ ये बहुत ही सिंपल है। आपको फॉर्मूले आते हैं ना, बस आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाओगे, ये मेरी गारंटी है। पहले देखो फिर इसके बारे में पहले से ही कहते हैं ना, एक बात कही जाती है कि डोंट कवर अ बुक, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। तो इससे आप इसको जज मत करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है इसमें, A mixer manufacturing company manufactured 600 mixers in third year and in seventh year they manufacture 700 mixers। यानी कि एक मिक्सर कंपनी है, मिक्सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जहां पे मिक्सर बनाया जाता है। तो उन्होंने तीसरे साल में बच्चों, थर्ड ईयर में उन्होंने कितना मिक्सर प्रोड्यूस किया, तो 600 मिक्सर्स। और सेवेंथ ईयर्स में उन्होंने 700 मिक्सर्स को क्या किया बच्चों, मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। फिर इफ एवरी ईयर देयर इज अ सेम ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ मिक्सचर, यानी कि जो प्रोडक्शन ऑफ मिक्सचर है ना प्यारे बच्चों, उनका जो ग्रोथ है हर साल क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए उन्होंने पहले साल 2 मिक्सचर बनाए, ठीक है। और दूसरे साल उन्होंने कितना मिक्सचर बनाया, 4 मिक्सचर बनाया। फिर तीसरे साल मान लीजिए 6 मिक्सचर बनाया। फिर उसके अगले साल कितना बनाया, 8 मिक्सचर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जो हर साल का ग्रोथ है वो क्या है, वो यहाँ पे सेम है। जैसे हर साल 2-2 की बढ़ोतरी हो रही है, देखो यहाँ पे भी 2 बढ़ा, इधर भी 2 बढ़ा, है ना, इधर भी 2 बढ़ा। यानी कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है बच्चों, कांस्टेंट आने वाला है ना। देखो इस लाइन से आपको यही बताने की कोशिश की गई है कि ये जो तुम सीरीज अभी लिखोगे वो होगा एपी में, क्योंकि देखो एपी में क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस शुड भी क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला ना कि एवरी ईयर मतलब हर साल जो ग्रोथ है ना, इट इज कांस्टेंट, यानी कि वो सेम है। अगर पहले साल में 2 बढ़ा तो दूसरे साल में भी उतना ही बढ़ेगा, तीसरे साल में भी उतना ही बढ़ेगा। तो यहां से एक बात तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई कि जो भी हमारा एपी रहेगा वो पक्का से पक्का, मतलब जो भी हमारा सीक्वेंस होगा वो पक्का एपी ही होगा। व्हाई, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट हियर, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। प्यारे बच्चों आपको फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन बताना है, मतलब हमें ए का वैल्यू यानी कि T1 हम लोगों को फाइंड आउट करना है प्यारे दोस्तों। तो हम कैसे निकालेंगे, तो प्यारे बच्चों हम ऐसे निकालेंगे, समझो ध्यान से। यहाँ पे इन्होंने कहा था, एक बात इन्होंने कही थी कि थर्ड ईयर में यानी कि T3, समझना, मान लो ये फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवंथ ईयर, ठीक है। हाँ, तो थर्ड ईयर में इन्होंने कितने मिक्सर प्रोड्यूस किए थे, 600। फिर सेवंथ ईयर में कितने प्रोड्यूस करे थे, 700 मिक्सर्स प्रोड्यूस किए थे, बराबर। तो मतलब ये कौन सा टर्म होगा, ये हमारा बच्चों T3 हो जाएगा एंड इट विल बी आवर सेवंथ टर्म, ठीक है। ये क्या होगा, ये हमारा सेवंथ टर्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, T3 दैट इज इक्वल टू 700 and T7 which is equal to 700, एक मिनट, T3 which is equal to 600 और T7 that is equal to 700, ठीक है। ये हमने लिख दिया, यानी कि T3 और T7 हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इन दोनों की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं और फर्स्ट टर्म यानी कि ए का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों, ऐसे देखो, जैसे यहाँ पे T3 दिया गया है, राइट। तो हम Tn का फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से जानते हैं, Tn दैट इज इक्वल टू
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर, अभी T3 दिया है ना T3, तो T3 लिखेंगे a प्लस एन की जगह पे 3 माइनस वन इंटू डी लिखोगे, है ना, यहाँ से आपको इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा। ठीक है, T3 कितना दिया है 600, तो हमने यहाँ पे 600 लिख दिया, फिर a प्लस 3 माइनस वन करोगे तो 2d आ जाएगा। इसको बच्चों हमने लिख दिया है इक्वेशन नंबर 1 करके। फिर इक्वेशन नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं, तो बताओ T7 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी बराबर, T7 कितना दिया है 700 दैट इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस वन करोगे तो 6g। इसको हमने लिख दिया है बच्चे इक्वेशन नंबर 2 करके। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लेकर के सॉल्व करो, तो क्या करना चाहिए, इक्वेशन में से 2 में से 1 को हम लोग माइनस कर देते हैं, 2 माइनस 1 कर देते हैं बराबर। तो देखिएगा यहाँ पे 700 क्या है 700 दैट इज इक्वल टू a प्लस क्या था 6d, है ना, a प्लस 6d। इसमें से बच्चों माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 को, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे 600 विच इज इक्वल टू a प्लस 2d। माइनस करना है तो हर जगह माइनस का साइन, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, चलो माइनस करो, तो 700 में से 600 गया तो 100 आएगा, यहाँ पे तो ये कट जाएगा, और 6 में से 2 गया तो 4 d आएगा। ओके, फिर ये 4 को हम इधर से इधर बुला लेंगे, और यहाँ पे जब कट पिट करेंगे तो बोलो कितना आएगा, डी का वैल्यू बच्चों यहाँ पे 25 आ जाएगा। डी का वैल्यू बोलो कितना आ गया 25 आ गया, यानी कि हर साल कितने का इंक्रीमेंट हो रहा था, कितने का ग्रोथ हो रहा था, तो 25 मिक्सचर का ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हमने डी का वैल्यू निकाल लिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे ए के वैल्यू की, तो ए का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप डी का वैल्यू पुट कर दो, आपको यहाँ पर बच्चों ए का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो क्या है यहाँ पे 700 है दैट इज इक्वल टू ए प्लस क्या है 2 इंटू डी, डी का वैल्यू बता दीजिए 25। ठीक है, तो क्या होगा a प्लस 25 टू 50 हो जाएगा, 50 को अब इस साइड बुला लेंगे, तो इधर आने के बाद ये बच्चे हमारा माइनस में हो जाएगा, है ना, तो 600 माइनस 50 करोगे तो बोलो कितना आएगा, 600 माइनस 50 करेंगे तो 550 आ जाएगा, यानी कि a का वैल्यू कितना आया, देखो बच्चे a का वैल्यू हमको मिल जाएगा यहाँ पे 550, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, राइट। हमसे क्या पूछा था, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर का मतलब T1 मतलब a का वैल्यू, तो a का वैल्यू हमें कितना मिल गया 550, एंड दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 550। देखो यहाँ पे आंसर आया है कि नहीं, अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं तो आप देख लो, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर वाज 550। ओके क्लियर, हाँ जी हाँ क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, कितना इजी क्वेश्चन, हमसे पूछ रहे हैं कि 10th ईयर का प्रोडक्शन बताओ, मतलब T10 निकालो, अब भी निकाल लेंगे फॉर्मूला, बताओ ए का वैल्यू कितना है 550 प्लस n माइनस वन, एन कितना है 10 माइनस 1 करेंगे, एंड डी कितना था 25 था, हमने अभी निकाला था। फिर इसको सॉल्व कर दो, 550 10 में से 1 गया तो 9 गुड़े 25 आ जाएगा, यहाँ पे 550 है, और 9 पंचे कितना होता है बच्चों, नहीं 40 नहीं होता 45 होता है, 9 5 45, 4 आ गया, 9 2 18 प्लस 4 करोगे तो 225 आ जाएगा, यहाँ पे 5 7 और ये 7 775 कितना आएगा बच्चों 775, यानी कि 10th ईयर में जो मिक्सचर का प्रोडक्शन है वो कितना हो गया, वो हो गया 775। ठीक है, 775 आया है क्या इसका आंसर, जरा चेक कर लेते हैं। देखो 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 आया ना, प्रोडक्शन इन 10th ईयर दैट इज इक्वल टू 775 मिक्सचर। ठीक है, हाँ, तो हमने सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर बता दिया जो कि बहुत ईजी था। अब हम लोग बात करते हैं हमारे तीसरे सवाल की। थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, हाँ थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बच्चों, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, यानी कि फर्स्ट 7 ईयर्स का बच्चों हमको टोटल प्रोडक्शन बताना है, मतलब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इन एपी। ओके, तो कैसे करेंगे, S7 हमको निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा 7/2, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 2 इंटू ए कितना था 550 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1 इंटू डी कितना था भैया 25। ठीक है, अब देखो 7/2 लिखा, बहुत अच्छे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 2 0 0 2 5 10 1 आ गया, 2 5 10 1 11 यानी कि 1100, 7 माइनस 1 करोगे तो 6 आएगा, 6 इंटू 25, 6 इंटू 25 करोगे तो बच्चों कितना आएगा, चलो बताती हूँ आगे। यहाँ पे लिखा हमने 7/2, फिर उसके बाद इधर कितना आ जाएगा 1100 प्लस 6 5 30, 3 आ गया, 6 2 12 प्लस 15 यानी कि 150 आ गया। अब इनको प्लस करो और फिर डिवाइड करना, तो 7/2 इंटू
0 0 यहाँ पे 0, इधर आ जाएगा हमारा 5, 1 1 2 यानी कि 1250, ठीक है 1250 आ जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10 यानी कि 625। 7 इंटू 6 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 35, 3 आ गया, 7 2 14 प्लस 3 करेंगे तो 17 1, 7 6 42, 42 प्लस 1 करेंगे तो 43 यानी कि 4375। ये हमारा हो जाएगा क्या था टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। कितना आएगा बच्चे? इसका आंसर आएगा 4375, ठीक है। तो ये है आपका फाइनली आंसर। चलो इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं, क्या यही इसका आंसर आया है? कितना कितना कितना, हाँ 4000, इतना था ना मेरा, 4375 इतना ही तो था, मैंने मल्टीप्लाई सही किया था। 7 5 35, 3 7 2 14, 17 1, 7 6 42, हाँ इतना ही आया था 4375, 4375, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका करेक्ट आंसर। तो देखा आपने फर्स्ट क्वेश्चन कितना इजी था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे जिन्हें आपको एपी का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना होगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अजय शर्मा रिपेज द बोरोड अमाउंट ₹3,25,000 बाय पेइंग ₹30,500 in the first month and then decrease the payment by 1,500 every month. How long will it take to clear his amount? अच्छा, क्या दिया है इसमें, हम इसकी पहले चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं, परिचर्चा करेंगे। देखो क्वेश्चन को समझना ध्यान से। अजय शर्मा रिपेज द बोरोड अमाउंट, जैसे मान लीजिए कि अजय शर्मा ने क्या किया था, इतना अमाउंट बच्चों बोरो किया था, कहीं से लिया होगा बैंक से या फिर कहीं से भी, मान लीजिए उन्होंने बोरो किया था। कितना पैसा लिया था इन्होंने? टोटल इन्होंने 3,25,000 रुपए लिए थे, टोटल अमाउंट, दिस इज योर टोटल अमाउंट, इतना अमाउंट उन्होंने लिया था, ठीक है। हाँ, फिर क्या करते हैं, फिर वो उसको पे कर रहे हैं। अब अगर हम किसी से उधार लेंगे तो हमें उनका चुकाना भी पड़ेगा, है ना, लेकर के हम बैठ तो नहीं सकते। अगर हमने लोन लिया है तो लोन चुकाना पड़ेगा, अगर हमने किसी दोस्त से उधार पैसा लिया है तो वो भी चुकाना पड़ेगा। तो अजय शर्मा बड़े ईमानदार हैं, वो पैसा लेकर के भागेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे पैसा चुकाएंगे, ठीक है। तो पैसा दे रहे हैं, तो देखो कैसे दे रहे हैं, 30,500 इन द फर्स्ट मंथ, यानी कि पहले महीने में। बच्चों देखो पहले महीने में उन्होंने कितना पैसा दिया, 30,500 रुपए इन्होंने फर्स्ट मंथ में दिया, ओके। हाँ, फिर एंड देन डिक्रीज द पेमेंट बाय 1,500 एवरी मंथ, और फिर उसके बाद सेकेंड मंथ में उन्होंने कितना दिया, फर्स्ट मंथ में तो उन्होंने उतना दे दिया, फिर सेकेंड मंथ में कितना दे रहे हैं, तो इससे 1500 रुपए कम। तो देखो फर्स्ट मंथ में जब उन्होंने 30,500 रुपए दिए थे, तो अब 1500 इसमें से माइनस कर देना, बोलो बच्चों कितना आएगा, 0 0 यहाँ पे 0, 10 में से 1 गया तो 9, यानी कि 29,000 आ जाएगा। कितना? 29,000, यानी कि सेकेंड मंथ में उन्होंने कितना पे किया, 29,000 पे किया। फिर थर्ड मंथ में बच्चों वो कितना पे कर रहे हैं, तो 29,000 में से आप 1,500 को माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 0 0, 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ बचेगा 8, 8 में से 1 गया तो 7, यानी कि 27,500, ठीक है। और ऐसे करके वो क्या कर रहे हैं, जो उनका पैसा था उसका भुगतान वो कर रहे हैं। देखो पहले मंथ में प्यारे बच्चे, फर्स्ट मंथ में उन्होंने कितना दिया, 30,500, दूसरे मंथ में उन्होंने 29,000 दिया, तीसरे मंथ में उन्होंने कितना दिया, 27,500, और ऐसे करके वो पैसा क्या करने वाले हैं, पूरा पैसा, इतना जो इनका पैसा इन्होंने उधारी पे लिया था उसको चुकाने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी हाँ, ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब सुनना, अच्छा पहले अब ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा हर बार कितना आएगा, -1,500, यहाँ पर भी कितना आएगा प्यारे बच्चे, -1,500, क्योंकि 1,500 का ही तो गैप आ रहा है ना। अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे -1,500 आएगा, यहाँ पर भी -1,500 आएगा। तो यहाँ से हमने एक बात नोटिस करी कि ये जो सीक्वेंस इसमें दिया गया है प्यारे दोस्तों, ये है हमारा एपी। व्हाट इज दिस? दिस इज एन एपी, ये है एपी, ठीक है। हाँ समझ गए। फाइंड क्या करना है कि हाउ मेनी नहीं हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्लियर हिज अमाउंट, मतलब उनको ये पूरा पैसा, इतना पैसा क्लियर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी कितने महीनों में उनका ये पूरा जो अमाउंट है वो पे करके हो जाएगा। मतलब हमें क्या निकालना है बोलो क्या निकालना है? ये जो आपको टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है बच्चों, दिस इज नथिंग बट योर SN। क्या है? SN, सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब इसमें जितने भी टर्म्स दिए गए हैं
जितने भी टर्म्स रहेंगे, है ना, क्योंकि वो पूरा पे करने वाला है, उनका सम कितना आएगा, तो उनका सम आएगा बच्चों 3,25,000 रुपए, ठीक है। और फर्स्ट टर्म तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये है हमारा फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस तो हमको -1500 मिल ही गया है। तो क्या हम एन का वैल्यू नहीं बता सकते? हमें एन ही तो निकालना है कि वो कितने महीनों में चुकाएंगे, कितनी किस्त उनको देनी पड़ेगी, समझे। पहले महीने में इतना दे दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके उनको कितने महीने लगेंगे, मतलब हमें यहाँ पे एन का वैल्यू निकालना है। तो क्या करोगे, अब ज्यादा कुछ नहीं करना बच्चों, फॉर्मूला यूज कर लो। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, SN विच इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। हाँ जी हाँ, यही होता है फॉर्मूला। अब इसमें बच्चों वैल्यू पुट करेंगे, तो चलो डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं। तो SN दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू ए बता दो, ए है हमारा 30,500 रुपए, फिर प्लस का साइन, n-1, n तो हमें फाइंड आउट करना है, तो n-1 ही लिखना। डी का वैल्यू बता दो, डी का वैल्यू है बच्चों हमारा -1500, ओके, -1500 ब्रैकेट क्लोज। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं सॉल्व कर देती हूँ। SN का वैल्यू कितना है, 3,25,000, है ना। फिर 2 इंटू 30,500 करेंगे तो कितना आएगा, 30 से 60 यानी कि 61,000 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 61, अरे n/2 तो मैंने लिखा ही नहीं, देख रहे हो मेरा दिमाग, ये n/2 कहाँ गया, n/2 तो आएगा, यहाँ पे लिखा मैंने बच्चों n/2, ठीक है। हाँ अब देखो 2 इंटू दिस करेंगे तो 61,000 आ जाएगा, 61,000 प्लस n-1, अच्छा अब ये 1500 है, ओहो 1500 का क्या करें, तो 1500 का मल्टीप्लाई करो इसमें। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे -1500 का मल्टीप्लाई n में, तो बच्चों क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -1500n, फिर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, और 1500 इंटू 1 करोगे तो यहाँ पे प्लस 1500 आ जाएगा। ब्रैकेट हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है। हाँ अब क्या करें, अब सॉल्व करते हैं, और क्या कर सकते हैं, तो n/2, रुको ये जो 2 दिखाई दे रहा है, 2 को हम कहेंगे तो इधर क्या कर रहा है, तू पहले इधर आ जा। तो 3,25,000 तो पहले से था, ये 2 इधर आने के बाद बच्चों मल्टीप्लाई में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू n लिखा हमने। फिर यहाँ पर क्या होगा, अब 61,000 में से 1500 को माइनस कर दो, माइनस नहीं प्लस करो, दोनों को प्लस करना होगा क्योंकि दोनों प्लस में है ना। तो 0 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आएगा, यहाँ पे बच्चों 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यानी कि 62,500 आएगा, राइट, 62,500 है ना। फिर यहाँ पे -1500n है, तो ये हम ऐसे ही रहने देते हैं, ओके। अब क्या करें, है ना, अब क्या करें, जरा सोचो सोचो। ओहो अब तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, मतलब ये कैलकुलेशन बहुत लंबा खींचने वाला है प्यारे बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं आप सभी लोग। हाँ देखो, जैसे अभी यहाँ तक तो हमने कर लिया है ना, चलो देखते हैं कि हमारा इक्वेशन कैसे बनता है, जैसे बनेगा वैसे बनाएंगे अब। हाँ तो इसका मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 5 10, 1 आ गया, 2 2 4 1 5 2 3 6, यानी कि 65,000 नहीं 6,50,000, 6,50,000 आ जाएगा, 6,50,000 यहाँ पर आ गया, दैट इज इक्वल टू, फिर हम ये n का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, अंदर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 62,500 n माइनस n का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 1500 n का स्क्वायर यहाँ पर आ गया, ठीक है, ओके। अब क्या कर सकते हैं हम, अब एक काम करो, पहले ना आप एक काम करो, सबको पहले तो 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 100 से डिवाइड करने से क्या होगा, अब भी समझ में आ जाएगा आपको क्या होगा। देखो ये 00 से 00 कट, ये वाला 00 से 00 कट, ये 00 से 00 कट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऐसे कट सकता है, हाँ कट सकता है, राइट। फिर क्या, फिर बच क्या रहा है, बच्चे, उससे हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। देखते हैं आंसर तक पहुंच पाते हैं कि नहीं, जरूर पहुंचेंगे। यहाँ बच रहा है बच्चों हमारा 650 नहीं 6,500 विच इज इक्वल टू, इधर कितना है 625 है, n माइनस यहाँ पे 15 n का स्क्वायर, ठीक है, n का स्क्वायर है बच्चों, भूलना मत n का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब बताओ हम क्या कर सकते हैं, अब ये और छोटा हो सकता है क्या, क्योंकि ये जितना छोटा हो पहले इसको छोटा कर दो और फिर उसके बाद फर्दर कैलकुलेशन करना, ये बहुत जरूरी है इसको छोटा करना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ना इन सभी को 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं सबको। तो जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो बोलो कितना आएगा, 5 1 5 5 3 15, यानी कि इधर 1300 आ जाएगा, यहाँ 5 1 5 5 2 10 5 5 25, यानी कि 125 आ जाएगा, बराबर। फिर यहाँ पे 5 3 15, यानी कि बच्चों यहाँ पे आएगा 3n का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इससे छोटा तो होने से रहा, तो बस ऐसे ही रहने देना। अब क्या करोगे, थोड़ा अरेंज करके लिख दो, -3n स्क्वायर को इस साइड बुला लो बच्चों, तो जब -3n स्क्वायर इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा +3n का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये इधर आएगा तो ये प्लस में है, इधर आने के बाद ये माइनस में हो जाएगा 125n, और 1300 तो खैर हमारा प्लस में ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या बन चुका है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो और आंसर निकालो।
तो 3 का मल्टीप्लाई हम 13 में करेंगे, 13 3 जा कितना होता है 39, यानी कि 3900 आ जाएगा। ऐसे ही तो करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसका मल्टीप्लाई थर्ड सम से करेंगे तो 13 3 39, यानी कि 3900 आ गया। अब बच्चों हमको इसके ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं कि प्लस या माइनस करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, ये 125 मिलना चाहिए माइनस 125, और मल्टीप्लाई करने पे 3900 मिलना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर्स अब हमको सोचने पड़ेंगे बड़े प्यार से, ध्यान से। तो यहाँ पर फैक्टर्स निकालो 3900, और आप सभी लोग जानते ही हो कि आगे क्या होगा, है ना। मैं डायरेक्टली चलो सॉल्यूशन पे, देख लो इसका सॉल्यूशन आप देख लो। यहाँ तक हमने कर लिया था ना, यहाँ तक कहाँ तक किया था। अच्छा, तो ये लोग ऐसे लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम जैसे कर रहे थे बच्चों हम वैसे ही करेंगे और आंसर निकाल करके दिखाएंगे, है ना। हम आंसर निकाल करके दिखाएंगे। नहीं हमने यहाँ तक तो किया ही था, ये देखो ये हमको मिला था ना, हाँ ये तो हमें मिला ही था बराबर। अब इन्होंने देखो बच्चों क्या किया, ये जो 3900 था ना, इसके दो फैक्टर्स निकाले, और इसके दो फैक्टर्स हमें क्या मिले हैं 60 और 65, ठीक है 60 एंड 65। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3900 मिलेगा, और दोनों को अगर बच्चों क्या कर दोगे, ऐसे दोनों माइनस में रहेंगे, प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, ठीक है। देखो 6 5 30, 6 6 36 प्लस कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा बराबर। तो इसके दो फैक्टर्स हमें क्या मिलते हैं -60 और -65। तो हमने यहाँ पे ये सेकंड टर्म की जगह पे क्या लिखा -60n -65n, और फिर जो जैसे लिखते हैं वैसे लिखा। फिर इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते थे, तो इसमें से बच्चों हमने कॉमन ले लिया है 3n को, तो ब्रैकेट के अंदर n-20 आएगा। यहाँ से 65 को बाहर लिया तो n-20 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। और फिर जब आप इसको आगे 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 सॉल्व करते जाओगे तो फाइनली बच्चों आपको n का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो n का वैल्यू आपको इधर 20 मिल जाएगा, और यहाँ से n का वैल्यू क्या मिलेगा 21 इंटीजर 2/3 मिलेगा। ओके, अब एक बात बताओ, क्या n का वैल्यू हमारा, मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि n हमेशा हमारा नेचुरल नंबर ही होता है। नेचुरल नंबर, पोजीशन ऑफ द नंबर इट विल बी ओनली नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, डेसिमल में या फिर पॉइंट में तो कुछ होने नहीं वाला, ओके, फ्रैक्शन में भी नहीं होने वाला, इट विल बी ओनली नेचुरल नंबर बराबर। तो n का वैल्यू ये वाला वैलिड है या फिर ये वाला वैलिड है, तो ये तो नहीं चलेगा भैया, ये पॉइंट में आ जाएगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो क्या हम कहेंगे कि इन एन एपी में n इज अ नेचुरल नंबर, n क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर होता है। सो देयरफॉर n दिस विल बी नॉट इक्वल टू 65/3, सो देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 20, समझे। यानी कि 20 महीने में उसका पूरा पेमेंट हो जाएगा। 20 महीने बाद वो जो अजय शर्मा है ना, वो अपना पूरा 3,25,000 रुपए चुका देंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर 20 मंथ्स S20 इतना हो जाएगा, S20 बराबर। देन द टोटल अमाउंट विल बी रिपेड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू थिंक अबाउट फर्दर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अब आगे की सोचने की जरूरत नहीं है। 20 महीने में आपका पूरा लेन देन हिसाब किताब हो जाने वाला है, क्या, समाप्त, ठीक है। तो टू क्लियर द अमाउंट 20 मंथ्स आर नीडेड, कितना मंथ चाहिए, 20 महीने चाहिए, 20 महीने में पूरा ले दे के खत्म हो जाएगी कहानी, समझे। तो ये थे बच्चे, ये क्या था, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। आई होप सो आप समझ गए होंगे। देखो इसमें जो था बस ये कैलकुलेशन था, बाकी ऊपर कुछ भी नहीं था, है ना। दिमाग लगाओगे आंसर तक पहुंच जाओगे बच्चों। चलिए एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। क्या है भाई, ये क्या है जरा बताओ। तो हमने कहा अब भी बताते हैं, थोड़ा सा इंतजार तो करो, सब कुछ बताएंगे आपको। चलो देखो क्या लिखा है, अनवर, मैं इसको नीचे करूं अनवर सेव्स सम अमाउंट एवरी मंथ। एक अनवर नाम का लड़का है, आदमी है, लड़का है, कुछ भी है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो हर महीने पैसा बचाता है। कितना पैसा बचाता है हमें नहीं मालूम, बस वो एक अमाउंट है, फिक्स अमाउंट, जो हर महीने सेव करता है। बहुत अच्छी बात है। इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ही सेव्स रुपीज 200, 250 एंड 300 रेस्पेक्टिवली। यानी कि बच्चों अच्छा वो फिक्स अमाउंट नहीं है, जितना वो सेव कर रहा है वो फिक्स अमाउंट नहीं है, वो वेरी करता रहेगा। जैसे फर्स्ट मंथ में उसने कितना बचाया, फर्स्ट 3 मंथ्स में देखो, पहले महीने में 200 रुपए, दूसरे महीने में 250, तीसरे महीने में 300 एंड रेस्पेक्टिवली, मतलब इसके आगे ऐसे अगले महीने में कितना बचाएगा 350, फिर उसके अगले महीने में 400, फिर 450, फिर 500, मतलब ऐसे 50-50 रुपए इसमें इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन विच मंथ विल ही सेव 1000 रुपीज, यानी कि
देखो बहुत इजी है, बहुत सिंपल था। पहले 3 महीने 200 रुपये पहले महीने, 250 दूसरे महीने, 300 तीसरे महीने, अगला महीना में 350, उसके अगले महीने में 400, और ऐसे करके वो बचाते जाएगा और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो कितना सेव करेगा, 1000 रुपये सेव करेगा। तो आपको बच्चों बताना क्या है कि कौन से महीने में वो 1000 रुपये बचाएगा, यानी कि हमको किसका वैल्यू बताना है। देखो ये यहाँ से हमको मिल जाएगा ए का वैल्यू, देखो ये है हमारा बच्चों फर्स्ट टर्म, यहां से हमें डी मिल जाएगा, डी कितना मिलेगा 50 मिलेगा, है ना। और ये लास्ट वाला टर्म जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं nth टर्म, यानी कि ये तो हमारा tn है बराबर, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे करके ये भी कोई ना कोई टर्म होगा बराबर, तो जिसको हमने tn नाम दिया है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि इसका प्लेस कौन सा है तो हम ये बता सकते हैं कि कौन से महीने में ये कितना 1000 रुपये बचाएगा, है ना, क्योंकि ये n का मतलब क्या, ये महीने को ही तो डिनोट कर रहा है। इट मीन्स हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें n का वैल्यू बच्चों निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ऐसे निकालेंगे। चलो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, टी एन विच इज इक्वल टू, हम ऐसे लिखेंगे टी एन विच इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब एन का वैल्यू कितना है 1000, हमने यहाँ पे 1000 लिख दिया विच इज इक्वल टू ए का वैल्यू 200 रुपये प्लस एन हमें नहीं मालूम लेकिन डी तो हमको पता है कितना 50, हर महीने 50-50 का बढ़ोतरी हो रही है, मतलब कॉमन डिफरेंस इज 50। अब ये 200 को इधर हमने बुलाया, इधर आने के बाद ये माइनस में हो जाएगा, बोलो कितना 800, 50 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा विच इज इक्वल टू n माइनस 1, कैंसिल, 5 1 सर 5, 5 6 30, 13 और 30, फिर ये 1 को इधर बुला लेंगे, 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी n का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, वो आ जाएगा हमारे सामने 17, यानी कि 17th मंथ में वो कितना रुपया बचा सकता है, बचा पाएगा, तो 1000 रुपये बचा पाएगा। तो 17 इज द करेक्ट आंसर एज यू कैन सी हियर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। फिर क्या है, फिर आगे भी कुछ दिया था क्या, इन विच मंथ विल ही सेव रुपीज इतना, ठीक है। हाँ तो बस हमें यही बताना था, लेकिन आगे फर्दर कैलकुलेशन इन्होंने किस लिए किया है बच्चों, तो वो इसलिए किया है कि मतलब और एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी जा रही है, सुन लो कि लेट्स फाइंड दैट इन 17 मंथ हाउ मच टोटल अमाउंट इज सेव, यानी कि 17 मंथ तक वो कितना पैसा सेव कर चुका होगा। जैसे पहले महीने 200, फिर 17 महीने में कितना, 17वें महीने में 1000, तो टोटल कितना होगा, टोटल पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक का टोटल कितना होगा। तो टोटल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हाँ SN वाला। तो चलो बच्चों देख लो, ये फॉर्मूला इन्होंने यूज किया है, आप सभी लोग जानते हो, है ना। देखो ये वाला हाँ, ये है फॉर्मूला, हाँ फिर बताओ, वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे एंड यू विल गेट द आंसर, बस इतना ही है, ठीक है। चलो तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, समझे ना, ये इजी है, हाँ कर लेना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों हमारे अगले एग्जाम्पल के, एग्जाम्पल नंबर 4, जो देखने में बड़ा ये गोल गोल घुमाऊ सा लग रहा है, लेकिन हाँ मतलब ये थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हटके है, यहाँ पे सर्कल के कॉन्सेप्ट को इन्होंने इंक्लूड कर दिया है इस एग्जाम्पल नंबर 4 में। तो ये तो मैं आपको बताऊंगी पक्का, अगर ये एग्जाम्पल में दिया गया है तो मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन मैंने क्या सोचा है कि पहले आपको ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाएं, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 5 कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 कर लेते हैं, फिर उसके बाद फाइनली हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 करके इस वीडियो को खत्म करेंगे और इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले इसको देखते हैं, फिर एग्जाम्पल नंबर 6 को देखेंगे और फिर हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलेंगे, क्योंकि आप देखो इतना बड़ा सा ये सब ड्राइंग वगैरह सब मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो क्यों ना पहले ये कर ले फिर बाद में वो करेंगे, क्या बोलते हो। हाँ चलो देखते हैं। अरे भाई तुम ऊपर चलो। देखो बच्चों हमारा सवाल क्या है कि इन द ईयर 2010 यानी कि 2010 में इन द विलेज देयर वर 4000 पीपल हु वर लिटरेट, यानी कि देखो 2010 की बात की जा रही है बच्चों, एक गांव में कितने लोग थे जो लिटरेट थे, तो 4000 लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे यानी कि लिटरेट थे, ठीक है। एवरी ईयर द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इंक्रीजेस बाय 400, यानी कि हर साल जो लिटरेट पीपल है ना बच्चों उनका नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे मान लो 2009 में 2010 में लिटरेट पीपल कितने थे 4000 थे, फिर 2011 में कितने हो जाएंगे 4400, क्योंकि 400 बढ़ते जा रहे हैं ना हर साल, फिर 2012 में 4800 होंगे, फिर 2013 में बताओ कितने होंगे, बोलो बोलो। अब इसमें 400 और जोड़ दो, 4800 में बच्चों 400 और जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 0 0 8 4 12 1 5 5200, ठीक है। हाँ
फिर ऐसे करके ये आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें क्या बताना है कि हाउ मेनी पीपल विल लिटरेट इन द ईयर 2020, यानी कि 2020 में कितने लोग लिटरेट होंगे, बताओ जरा 2020 में कितने लोग ऐसे होंगे जो लिटरेट हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, तो 2020 के लोगों की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ऐसे निकालेंगे। देखो हमारा फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा, डी हमारा 400 होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, और एन का वैल्यू कितना होगा, तो 2010 से 2020 तक जाओगी नो, कितने महीने होते हैं, मतलब कितना ये पीरियड हो रहा है, कितने टर्म्स हो रहे हैं, काउंट करो 2010 से 2020। चलो उंगलियों पे काउंट करते हैं, ठीक है। 2010 10 11 12, मतलब ऐसे 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 17 18 19 20, यानी कितने हो गए, 11 साल हो गए। मतलब एन का वैल्यू कितना होगा, 11 होगा। यानी कि यहाँ पर जो टर्म्स आएंगे ना, टर्म्स, वो कितने टर्म्स होंगे, टोटल 11 टर्म्स होंगे, समझे। हाँ, तो ऐसे निकालना है। तो सारे वैल्यूज हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चे, हमें यहाँ पे T11 का वैल्यू निकालना है। तो क्या हम निकाल नहीं सकते हैं, निकाल सकते हैं बिल्कुल, कैलकुलेशन करके। देखो T11 विल बी इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है, 4000 है, प्लस n-1, यानी कि 11 - 1 करेंगे, डी का वैल्यू इज 400। फिर बताओ, तो यहाँ पे लिखा हमने 4000 प्लस 11 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 इंटू 400 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4000 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 प्लस 4000 कितना होता है बच्चे, 8000 होता है। यानी कि T11 हमें कितना मिल जाएगा, 8000 मिल जाएगा। और यही है आपका फाइनली आंसर। देखो इसका आंसर कैसे लिखा है हमने कि इन ईयर 2020 2020 में 8000 पीपल विल बी लिटरेट, यानी कि 8000 लोग क्या होंगे, लिटरेट होंगे, मतलब पढ़े लिखे हो जाएंगे, समझे। तो ये है आपका आंसर। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 6 की। तो चलो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6 को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या बातें बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक बात कही है, इन्होंने कहा कि सुनो बच्चों ध्यान से, 2015 में मिसेस शेख got a job with salary rupees 1,80,000 per year. Her employer agreed to give rupees 10,000 per year increment. Then in how many years will her annual salary be 2,50,000। मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मिस्टर शेख को एक भैया जॉब मिल गया, बहुत अच्छा सा है ना, जिसमें उनको हर साल कितना सैलरी देने के लिए बोला गया, 1,80,000 रुपए क्या मिलेगा, उनको सैलरी मिलेगा, ठीक है। और फिर अब सैलरी क्या होती है, हर महीने मतलब हर साल बढ़ती है। तो इनके जो एम्प्लॉयर थे, मतलब जो मालिक थे जिन्होंने इनको काम पे रखा था, उन्होंने कहा कि देखो अभी तो हम तुमको इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन सुनो हर साल हम तुम्हारा पैसा बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे, देखो एवरी ईयर, हर साल ना, हर एम्प्लॉयर एग्री टू गिव 10,000 पर ईयर इंक्रीमेंट। यानी मान लो कि पहले साल, देखो पहले साल अगर इनका इनकम कितना है बच्चों, इनका सैलरी कितना है, 1,80,000 2015 में, तो 2016 में कितना हो जाएगा, कितना होगा, 10,000 उसमें जोड़ दो, यानी कि 1,80,000 प्लस 10,000 मतलब 1,90,000 हो जाएगा। वैसे ही थर्ड ईयर में कितना होगा, तो 1,90,000 में बच्चों 10,000 जोड़ोगे तो 2 लाख हो जाएगा, समझ रहे हो। यानी हर साल उनका 10,000 का इंक्रीमेंट होते हुए जाएगा। तो आपको बताना है कि देन इन हाउ मेनी इयर्स विल हर एनुअल सैलरी भी 2,50,000। यानी बताओ कौन से साल में, यानी कौन से साल में कितने, मतलब कितने साल के बाद उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 2,50,000 हो जाएगी। 2,50,000 कितने सालों में होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। मतलब बच्चों आपको यहाँ पर ये एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये क्या दिया है, तो ये हमारा लास्ट टर्म यानी कि Tn दिया है, और ये है बच्चों हमारा T1 यानी कि A का वैल्यू, और दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द D का वैल्यू। D का वैल्यू इज 10,000। तो ये सारी चीजें आपके पास है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। तो देखो यहाँ पे आंसर मतलब आंसर निकाला गया है फॉर्मूले की मदद से, Tn which is equal to A plus n-1 into D। अब फॉर्मूले में सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। Tn कितना है, 2,50,000, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। एक ही जगह पे बच्चों हमने कितना लिखा है, 1,80,000 प्लस n-1 करेंगे, n का तो वैल्यू हमें मालूम नहीं है, फिर यहाँ पे 10,000 लिखा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा फाइनली 8। कैसे मिला मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये 2,50,000 है, 1,80,000 को हमने कहा तू भैया इधर आ जा, तो 2,50,000, जब 1,80,000 बच्चों इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस करोगे तो 0 0 0, 15 में से 8 गया तो 8, 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 8 आएगा नहीं, 8 9 10 11 12 13 14 15, 7 आएगा, 7, और यहाँ पे हाँ 70,000 आ गया, ठीक है। फिर ये 10,000 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आने के बाद बच्चों ये डिवाइड में होगा, कैंसिल कर दिया हमने, है ना,
मतलब ये 0 0 यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो गया, बचा क्या 7, और ये 1 जब इसके पास आया तो ये +1 होकर के कितना आ गया 8 आ गया। मतलब n का वैल्यू कितना आया है दोस्तों 8 आया है। यानी 8वें साल क्या होगा देखो, इन द 8th ईयर हर एनुअल सैलरी विल बी 2,50,000, यानी 2,50,000 उसकी सैलरी कब हो जाएगी, तो 8th ईयर में हो जाएगी। किसकी सैलरी, तो मिस्टर शेख की सैलरी, मिसेस शेख की सैलरी। ठीक है, क्लियर। तो ये था प्यारे दोस्तों आपका आंसर, आप देख सकते हो। ऐसे हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, अब चलो हम लोग चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 पे। हमने सारे एग्जाम्पल्स देख लिए। देखो अब इसके आगे कोई भी एग्जाम्पल्स नहीं है, आपको दिखा देती हूँ। अब इसके आगे है हमारा प्रैक्टिस 8 3.4, जो कि मैंने पहले ही करवा रखा है और आप सभी लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, मुझे आप लोगों पे इतना भरोसा है। चलो अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4, तू आजा भैया नीचे जल्दी से। टाइम कितना हुआ, ओ टाइम है चलो अभी मेरे पास, है ना। आप सोच रहे होंगे कि बार बार उधर कहाँ जा रहे हो, तो मैं ना टाइम देखने जा रही थी। ठीक है, आ जाओ। अब ये क्वेश्चन मुझे बड़े प्यार से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना, बड़े ध्यान से। हाँ चलो चलो देखते हैं, देखें, आओ। हाँ अब ये क्वेश्चन देखते हैं। कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा होगा, ये क्यों पढ़ा रहे हो, मत पढ़ाओ, और ये एग्जाम में भी नहीं आएगा, है ना। तो वैसे अगर हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, तो पढ़ लेना चाहिए इसको एक बार। ठीक है, पढ़ने में क्या जाता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हुआ क्या, इस फिगर में आप देखिएगा, पॉइंट ए ऑन द लाइन एंड ड्रॉ हाफ सर्कल P1। मतलब देखो ये हमने लाइन बनाई है, इसके ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया बच्चों, पॉइंट ए। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे डिस्टेंस कितने का लिया है अपने कंपास में, 0.5 सेंटीमीटर का, और सेंटीमीटर नहीं दिया, 0.5 यूनिट का। और फिर यहाँ से हमने बच्चों एक बनाया सेमी सर्कल। क्या बनाया, ऐसे ऐसे हमने यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना दिया। लो जी हमने बना दिया। ठीक है, जो हमारा P1 से हमने इसको डिनोट किया है। ठीक, हाँ। तो यहाँ पर जो हमको पॉइंट मिला, देखो इधर पॉइंट बी मिला है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हमने 0.5 यूनिट लिया था और हमने एक बनाया था बच्चों सेमी सर्कल। अब आपको पॉइंट बी लेना है, पॉइंट बी मतलब यही वाला, ये जो यहाँ पे आकर के मिला ना, उसको हमने पॉइंट बी ले लिया। अब यहाँ पर हमें कंपास में कितना डिस्टेंस लेना है, तो 1 सेंटीमीटर का, 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना है। पहले हमने 0.5 लिया था, अब हम लोग ले लेंगे दोस्तों 1 यूनिट का डिस्टेंस। कितना, 1 यूनिट का। और फिर इसके ऊपर अपना सर्कल ये कंपास रखेंगे, और इसके जस्ट अपोजिट में यहां से हम बनाएंगे एक इसके इधर पीछे सेमी सर्कल। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि इट इंसर्ट ए गिवन पॉइंट, मतलब ये इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को पॉइंट बी पे। फिर बी ले लो एज अ सेंटर एंड ड्रॉ करना है P2 रेडियस 1 सेंटीमीटर विच इज ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन, यानी लाइन के दूसरे साइड में। तो यहाँ से बच्चों हमने ये सेमी सर्कल बना दिया विच इज P2। ओके, है ना। और जब आप ये डिस्टेंस लेंगे ना, तो ये आकर के यहीं पर कट करेगा, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, हमने 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया था, तो ये तो यहीं पे आकर के मिलेगा ना। हाँ, इतना हमने कर दिया। अब आपको अगेन आ जाना है बच्चों पॉइंट ए पर। कहाँ पर आना है, पॉइंट ए पर आ जाना है। तो दूसरे बार में हमने 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया था, अब हमें ले लेना है 1.5 यूनिट का डिस्टेंस। कितना लेना है प्यारे दोस्तों, 1.5 यूनिट का डिस्टेंस लेना है उस कंपास के अंदर, और फिर हमें P3 बनाना है बराबर। तो हमने यहाँ पे रखा, और कितने यूनिट का हमने डिस्टेंस लिया है, 1.5 यूनिट का। तो बच्चों जब आप 1.5 करोगे ना, तो 1.5 यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, आप देख लेना, क्योंकि देखो ये है हमारा 0.5, फिर ये 0.5 मतलब लिया था, तो ये 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट हुआ। फिर यहाँ पे 1.5 बोले तो इधर। ठीक है, तो इधर से जब आप बनाओगे तो आपको यहाँ पे एक ये सेमी सर्कल मिलेगा P3। ठीक है, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे। आगे जब आप सेमी सर्कल बनाओगे तो 2 यूनिट लोगे, फिर आप 2.5 लोगे, फिर आप 3 लोगे, 3.5 लोगे, यानी ऐसे करके आपको बनाते जाना है। और ऐसे बच्चों क्या बन जाएगा, आपका एक स्पाइरल बन जाएगा। क्या बनेगा, स्पाइरल, स्प्रिंग जैसा नहीं होता जो गोल गोल घूमते रहता है। ठीक है, तो वैसा बन जाएगा। ठीक है, हाँ ये बात तो हमको समझ में आ गई। लेकिन इससे हमको क्या लेना देना है बच्चों, इससे लेना देना है, थोड़ा सा लेना देना है, इसीलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सेमी सर्कमफेरेंस P1 P2 P3 आर ड्रॉन बाय टेकिंग सेंटर्स A B, है ना। हम लोग कैसे P1 P2 P3 को ड्रॉ कर रहे थे, सेमी सर्कल्स हम कैसे ड्रॉ कर रहे थे बताओ। तो हमने पहले पॉइंट A को लिया, फिर B को लिया, फिर A को लिया, फिर B को लिया, ऐसे आप बनाते जाओगे और आपका एक स्पाइरल शेप जो है बच्चों वो बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो हमने रेडियस लिया है सेमी सर्कल
सर्कल का, वो कैसे लिया है, पहले 0.5 लिया, फिर 1 लिया, फिर 1.5, फिर हम आगे चलेंगे तो आगे ले लेंगे 2.5, इस तरीके से हम लेते हुए चलेंगे। ओके, तो बच्चों ये जो हमने स्पाइरल यहाँ पे बनाया हुआ है, हम बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके सर्कमफेरेंस की। आपको मालूम है ना कि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, बराबर, हाँ जी हाँ यही होता है। तो ये तो पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है। सर्कमफेरेंस यानी क्या, देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो डिस्टेंस होता है, दिस इज योर सर्कमफेरेंस, बराबर। तो हम तो यहाँ पे बात कर रहे थे सेमी सर्कल की, तो देखिएगा ये जो फर्स्ट वाला सेमी सर्कल है इसका रेडियस हमने कितना लिया था बच्चों, 0.5। तो अगर इसका सेमी सर्कमफेरेंस में बताऊं, यानी कि P1 का वैल्यू बताऊं, तो बोलो कितना होगा। तो देखो अगर पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस हमें बताना होता है तो फॉर्मूला होता है 2πr। अगर हमें आधे सर्कल का बताना है तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा बच्चे, πr ओनली। 2 यहाँ से हट जाएगा, 2 क्या होगा, हट जाएगा। इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2 कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, इसका P1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.5 पाई आएगा, है ना, 0.5 पाई आएगा। फिर अगला ये वाले सर्कल का बच्चों सेमी सर्कल से क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस कितना आएगा, तो ये भी हमारा सेमी सर्कल है, तो ये आ जाएगा हमारा 1 पाई। फिर अगला वाला जो है P3 इसका कितना आएगा, तो ये आएगा 1.5 पाई, ऐसे करके आएगा। फिर अगला वाला कितना आएगा, 2 पाई आएगा। नेक्स्ट वाला 2.5 आएगा, 2.5 पाई आएगा, फिर यहाँ पे 3 पाई आएगा, और ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और हमें जो सर्कमफेरेंस है वो सेमी सर्कल के मिलते रहेंगे, राइट। तो देखिएगा लेंथ, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना था, हमें यहाँ पे कुछ तो फाइंड करना था। एक बार मैं देख लेती हूँ। देखो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था कि वी गेट फिगर, स्पाइरल शेप का फिगर मिलेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ सच स्पाइरल शेप फिगर फॉर्म बाय 13 सच हाफ सर्कल्स। यानी ये जो हाफ सर्कल्स हम बना रहे हैं वो कितने बनने चाहिए, टोटल 13 बनने चाहिए, बराबर। तो उनका ही बच्चों हमको पूरा लेंथ बताना है। वो जो 13 सर्कल्स बनेंगे हाफ सर्कल, उनका हमको लेंथ बताना है, यानी कि 13 यूनिट तक हम लोगों को जाना है, समझे। हाँ तो अब आ जाओ, देखो हम कहाँ तक जाएंगे, आपको समझाती हूँ। ये तो आप खैर समझ गए होंगे, ये सब कुछ कैसे आया मैंने आपको बता ही दिया था। देखो जैसे P1 का वैल्यू कितना, 0, ऐसे मैंने P1 का वैल्यू बताया था ना, 0.5 और पाई, ठीक है। 0.5 को कैसे लिखा जाता है, 1/2 करके लिखा जा सकता है, इंटू पाई, यानी कि π/2। क्या आएगा बच्चों, π/2, समझे ये कैसे आया। फिर अगला P2 कितना मैंने आपको बताया था, तो मैंने कहा था कि 1 पाई का मतलब क्या होता है, ये 1 पाई का मल्टीप्लाई पाई से करोगे तो पाई आएगा। ये तो P1 हो गया, मतलब P2 हो गया। P3 कितना होगा, तो 1.5 पाई। 1.5 का मतलब क्या होता है बच्चे, 3/2 और पाई, यानी कि 3, हाँ वही 3 देखो 1.5 का मतलब 3/2 होता है। आप चाहो कैसे भी डिवाइड करके देख लेना, आपको यही आंसर मिलेगा। चाहो तो मैं करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे 1.5 है, नीचे हमने 1 ले लिया, ये पॉइंट हटाया, 0 लगाया, फिर 5 से 50, 5 2 10 आया ना, तो बस ठीक है। तो इस तरीके से हमको एक पूरी सीरीज मिलेगी। देखो पहले क्या मिलेगा, 1/2 पाई, फिर मिलेगा बच्चों 1 पाई, फिर मिलेगा 3/2 पाई, फिर यहाँ पे आकर के हमें 2 पाई मिलेगा, फिर आगे बढ़ोगे तो 5/2 ऐसे करके पाई मिलेगा, है ना, जो कि किस में होगा दोस्तों, AP में होगा। आप कहेंगे AP में क्यों है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना। देखो हर बार 0.5 बढ़ रहा है, आधा बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे पहले आधा था, आधा बढ़ाया तो 1 आया, फिर इसमें आधा बढ़ाया तो 3/2 आया, और ऐसे करके बच्चों क्या होगा, आधा बढ़ते जाएगा और आगे आगे सारे नंबर्स आते जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, टोटल लेंथ फाइंड आउट करना था। कब तक, ये 13 यूनिट तक, यानी 13 तक हमें लेना था। मतलब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है प्यारे प्यारे बच्चों S13, कितना फाइंड आउट करना है, सम ऑफ 13 टर्म्स। आप ऐसे समझो कि इस AP के लिए हमें सम ऑफ 13 टर्म्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बस बहुत इजी है ना। आप जितना कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझा दिया है। देखो ये हमारा A हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस विल बी, बताओ कॉमन डिफरेंस कितना होगा बच्चों, हाफ ही तो होगा, है ना, हाफ 1/2 पाई होगा, क्योंकि 1/2 पाई करके ही तो बढ़ रहा है। तो फर्स्ट टर्म इज 1/2 पाई एंड कॉमन डिफरेंस इज 1/2 पाई एंड वी हैव टू फाइंड द S13। तो बस आप फॉर्मूले में सारे वैल्यूज को पुट कीजिएगा एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन कैसे हुआ वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। तो पहले फॉर्मूला देख लो, Sn विच इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 एंड ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। हाँ फिर क्या करना है, फिर देखो हमें S13 चाहिए ना बच्चों, तो यहाँ पे लिखा S13 विच इज इक्वल टू 13/2 आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे 2 इंटू ए का वैल्यू π/2, यही था π/2। देखो 1/2 बोलो या फिर π/2 बोलो चलेगा। फिर यहाँ पे प्लस, उसके बाद n13-1 डी कितना था, अगेन π/2। सॉल्व कीजिए इसको, क्या होगा देखो 2 से 2 कट जाएगा, 13/2 तो ये खैर बाहर ही रहेगा। फिर यहाँ पे पाई लिखा प्लस 13-1 करेंगे तो 12 इंटू π/2, कैंसिल करेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी कि इधर कितना आ गया बच्चे, 6 पाई आ गया। देखो इधर बताती हूँ मैं आपको, इधर
ये 13/2 है, फिर ब्रैकेट के अंदर पाई प्लस 6 पाई, हाँ ये हो गया राइट। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे 13/2 पहले से है इंटू ये पाई 1 पाई प्लस 6 पाई, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा 7 पाई। ठीक है, 7 पाई आ गया। अब इसके आगे का कैलकुलेशन करो, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है। तो देखो पाई का वैल्यू इन्होंने यहाँ पे 22/7 लिया है, तो हम भी ले लेंगे 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की जगह पे हमने लिखा बच्चों 22/7। अब क्या होगा, 7 से 7 कट, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 3 ज़ा 33, 3 आ गया, 11 ज़ा 11 प्लस 3 करेंगे तो 14 आ जाएगा, यानी कि 143 इज द करेक्ट आंसर, 143 सेंटीमीटर। ठीक है, तो S13 का वैल्यू बच्चों हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, कितना आ गया 143 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल शेप फॉर्म बाय 13 सेमी सर्कल इज 143 सेंटीमीटर, यानी कि जो 13 ऐसे सेमी सर्कल्स बनेंगे इनका लेंथ कितना होगा, इनका टोटल लेंथ हो जाएगा 143 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो ये था बच्चों आपका आंसर। तो देखो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या थी, यहाँ तक तो हमने आसानी से समझ लिया, लेकिन जो था इसमें ये ऊपर था, ऊपर का लॉजिक आपको समझना था और मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है और मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे, पक्का समझ जाना। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में ही दिया था ना, हाँ मैं बोल रही थी सेंटीमीटर में नहीं दिया, बट इन्होंने सेंटीमीटर में ही दिया था। ठीक है, ओह तो फाइनली मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। चलो एक बार बताते हुए आपको मैं खुश हूँ तो बताती हूँ। देखो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉब्लम सेट हम करवा चुके हैं पहले ही, मतलब आपने कर भी लिया होगा। तो फाइनली हमारा ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये होता है बच्चों यहाँ पे समाप्ति, यानी कि खत्म होता है। राइट, तो हमने सब कुछ देख लिया, प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, इसी प्रकार से और भी चैप्टर्स के सॉल्व्ड एग्जांपल्स मैंने करा रखे हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोस को देख सकते हो, और अगर आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो बच्चों कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एप्लीकेशन का नाम बता दूं तो SK क्लास हमारे ऐप का नाम है, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का ID क्या है तो मैं लिख करके बता देती हूँ। देखो टेलीग्राम चैनल की ID है, ठीक,